हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये कहना चाहता है कि दिल से जो भी प्रेयर्स होती है, भगवान से जो दिल से प्रेयर करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा होगा। कैसा होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, यानी कि जैसा उम्मीद करेंगे ऐसा रिजल्ट होगा, या फिर गुड रिजल्ट होगा, या फिर अमेजिंग रिजल्ट होगा, या फिर डिजायर्ड रिजल्ट होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। यानी कि जो भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं तो जो आपकी डिज़ायर होगी, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरा हो जाएगी। तो इस वजह से सही आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है नो सूनर की कंडीशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है, नो सूनर हैड ही रीचिंग द स्टेशन देन द ट्रेन बिगेन टू मूव। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम हैड का प्रयोग करते हैं तो हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे रीचिंग का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अगर हम पहले सेंटेंस को देते तो यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सेकंड में यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया, हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। और डी की बात करते हैं तो नो सूनर के बाद में हैड यूज किया गया है, रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जब भी हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं उसके बाद दैन आता है, तो दैन भी यहाँ पे लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में यूज किया गया है, तो ये डी वाला स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, सिंसियरली इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट की मीनिंग होती है प्रशंसा करना, तो सिंसियरिटी जो होती है उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। सेंटेंस आपका ये पैसिव में दे रखा है। फर्स्ट है वेटेड, सेकंड है इंजॉयड, थर्ड है इन्हांस्ड, फोर्थ है नो इम्प्रूवमेंट। तो सिंसियरिटी जो होती है उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है, इसलिए जो गिवन ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर। आप सभी को याद होना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं, और उनके साथ हम दैन भी नहीं लगाते हैं। जैसे कि सुपीरियर हो गया, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जूनियर है, सीनियर है। जब भी इन वर्ड का प्रयोग करना होता है तो इसके बाद में टू आता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि इससे पहले मोर नहीं लगाते हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट है, सेकंड में दैन लगा हुआ है, थर्ड में फिर मोर लगा दिया गया, फोर्थ में है सुपीरियर टू, तो यही इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमें सुपीरियर का प्रयोग करना होगा, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, प्रायर है, या एल्डर है, या फिर प्रेफर है, इन सभी के बाद में टू का प्रयोग किया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। रिड्यूस के माने होता है कम करना, लेकिन ये स्मोकिंग के लिए रिड्यूस का प्रयोग करना सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन रिड्यूस डाउन ये भी नहीं सही हो सकता, लोअर डाउन भी होगा नहीं, कट डाउन इसका सही ऑप्शन है। स्मोकिंग के लिए हम कट डाउन का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरे पिता को एडवाइस दिया गया है। सेंटेंस पैसिव में है, मेरे पिता को एडवाइस दिया गया है स्मोकिंग को कम करने के लिए, यानी कि धूम्रपान को कम करने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, शी इज एनवाइंग। एनवाइंग की मतलब होता है दुखी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। अगर अगला सेंटेंस देखेंगे तो हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन, क्योंकि उसके पिता ने उसके सजेशन को, उसके राय को स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से वो परेशान हो रही है। जब भी हमें यूज करना होता है, यदि हमारा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड होता है तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में दे रखा है, पास्ट में पास्ट परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता, पास्ट में इसको भी होना चाहिए। अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो वॉज एनवाइड है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। हैड टू एनवाई ये सूटेबल है नहीं, वाज टू एनवाई ये भी सूटेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसके पिता ने उसके सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है,
ही हैज़ कंपोज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, उसने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग कंपोज किया है। कंपोज की मीनिंग लिखना होता है। तो अब याद रखेंगे जब भी हम सॉन्ग की बात करते हैं, सॉन्ग की जब भी लिखने की बात करते हैं या पोएम को लिखने की बात करते हैं तो उसके लिए हम कंपोज का प्रयोग करते हैं, राइट या पेन का प्रयोग नहीं करते हैं। जोट डाउन की मीनिंग होती है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घसीट करके लिखना, उसको जोट डाउन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथ, they have notes and cannot be in the good books of the coach because they lack discipline। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमें यूज़ करना होता है, ध्यान रखेंगे जब भी हमें यूज़ करना होता है, यदि हम हैव की बात करें तो हैव के बाद में कौन सा फॉर्म होता है? आप सभी का आंसर होगा कि हैव या हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यदि हम अगला क्वेश्चन आपसे करें कि कैन के बाद में कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप सभी का आंसर होगा कैन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बी का प्रयोग किया गया है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कैन के हिसाब से तो बी का प्रयोग करना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हैव के हिसाब से बी का प्रयोग करना रॉन्ग है, एंड से जोड़ा गया है। तो हैव के साथ बी का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब ये बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो हम देखेंगे हैव के बाद बीन होना चाहिए और कैन नॉट के बाद बी होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? पहले में नहीं मैच कर रहा, सेकंड में नहीं मैच कर रहा, और थर्ड में हैव है, उसके बाद बीन है और कैन के बाद में बी लगा है। तो ये आपका सही आंसर है। तो जब कभी भी दो ऑक्सिलरी वर्ब को एंड से जोड़ा जाएगा, आप ध्यान रखेंगे दोनों के पास प्रॉपर तरीके से मेन वर्ब होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं यूज़ किया जाता है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, अगर रूम ब्राइटर होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड, तो जरूर मैं कुछ पढ़ सकती बेड जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम इफ़ का प्रयोग करते हैं कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं इफ़ के, जिसमें से एक स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर अगले सेंटेंस में हमने वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पे बीन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वाज वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं और बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है और यहाँ पे वुड हैव आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में वुड हैव के बाद में बीन लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जी हाँ, ये इफ वाला सेंटेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसमें देखते हैं तो हमारे पास सी वाला हो नहीं सकता, डी वाला हो नहीं सकता। ए वाले की बात करें तो ये जो इफ वाला सेंटेंस होता है इसको दो तरीके से लिखा जाता है। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो या तो आप इफ के साथ लिख सकते हो और या क्या कर सकते हो, हैड को पहले करके इफ को हटा सकते हो। तो ये सेंटेंस आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस है हैड द रूम बीन ब्राइटर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, ऐसा भी कहा जाता है। अगर रूम की रोशनी और ज़्यादा अच्छी होती, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल, तो कुछ समय के लिए मैं पढ़ता सोने से पहले। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, आई वॉन्ट टू एडमिट इट इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूएसए। यूनिवर्सिटी से पहले आ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में जब भी आप एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिट नहीं करते हैं, वहाँ पे इनरोल करते हैं, इनरोलमेंट आपको करवाना होता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द लवरी अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड इज इन पेरिस। ये कहते हैं लवरी जो है एक म्यूजियम है जो कि हर एक व्यक्ति जानता है संसार में, वो कहाँ? पेरिस में। तो इसकी अगर बात करें, पहला तो नो इम्प्रूवमेंट, सेकंड अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। इसका जो सही आंसर होगा ये बी हो जाएगा, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम इसके लिए सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है 12, दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज। तो जब हम एडमिट की बात करते हैं, ये जो मैटर है इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, तो एडमिट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, लिसन। यहाँ पे जो सेंटेंस आपका लिसन है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे आप बोलते हैं कम फास्ट, गो फास्ट, लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पे लिसन का प्रयोग किया गया है, एक वर्ब है और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन आता है तो ये नाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमें एडवर्ब का प्रयोग करना होगा, तो एडवर्ब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि बी है। लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनो, टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। जब भी हम लिसन का प्रयोग करते हैं इसके बाद में टू आता है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट
दिस क्रिटिसिज्म बट द ट्रिवियल रीजन बिहाइंड इट। ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़, वो कौन सी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ देती है। एगोनाइज मीन्स होता है दुख या तकलीफ देना। आप सभी याद रखेंगे जब भी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो इसकी खास बात क्या होती है कि जब भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से पहले एक एंटीसीडेंट आता है, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन आता है और उसी नाउन और प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। लेकिन जब भी हमें व्हाट का प्रयोग करना होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो इसके बाद में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता है और इसकी मीनिंग होती है जो कुछ, ये जो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बल्कि प्रोनाउन है, इस वजह से डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम देखेंगे कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ड के बाद डायरेक्ट एगोनाइज का प्रयोग कर दिया गया है। तो पहले सेंटेंस में पास्ट हो गया, नहीं होगा। सेकंड में व्हाट एगोनाइजेस मी मोस्ट, और यही आपका सही आंसर बी है, और डी तो होगा नहीं सही, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब वर्ड को यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। यदि वर्ड से पहले कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है तो उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो वर्ड एगोनाइजेस मी मोस्ट, मुझको कौन सी ज़्यादा दुख या तकलीफ देती है, वो क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि इसके पीछे का जो रीज़न है वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि द कार थम्प। अब यहाँ पर देखेंगे थम्प की मीनिंग क्या होती है। तो थम्प की मीनिंग होती है थपथपाना, जैसे कोई व्यक्ति को विक्ट्री हुई उसकी पीठ थपथपा रहे तो थपथपाना। क्रॉल की मीनिंग होती है रेंगना, क्रॉल की मीनिंग क्या हो जाएगी, रेंगना हो जाएगी। और क्रीक माने होता है चूं चूं की आवाज़ करना। और चग की मीनिंग होती है छक छक की आवाज़ करते हुए चलना, जैसे कि ट्रेन होती हैं या पुरानी कारें होती छक छक की आवाज़ करते हुए चलती हैं, तो उसी को बोलते हैं छग। छग से याद रखिए छग, छग छग की आवाज़ करते हुए चलना। तो जो ओल्ड कार है वो स्टोनी रोड थी तो उस पर छक छक की आवाज़ करते हुए चलती थी, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रूथलेस मर्डर। ये कहना चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था मर्डर से। अब मर्डर कैसे था, तो रूथलेस का मतलब निर्दयी होता है, और निर्दयी वो व्यक्ति होता है जो जीवित होता है, तो यहाँ पर सुटेबल नहीं है। लोथसम माने घृणित होता है, तो मर्डर घृणित सुटेबल है नहीं। शॉकिंग पहले से यूज़ किया गया तो यूज़ नहीं कर सकते। और ग्रूसम की मीनिंग क्या होती है, तो ग्रूसम की मीनिंग होती है भयानक। तो ये जो भयानक मर्डर था उससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। द क्रिमिनल वॉज हंग। आप याद रखेंगे जब भी हम हंग की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैंग, और हैंग की मीनिंग होती है लटकना या लटकाना। जब हैंग की मीनिंग लटकना या लटकाना होगा तो इसका सेकंड फॉर्म होगा हंग, और थर्ड फॉर्म भी होगा हंग। लेकिन जब हैंग की मीनिंग फांसी देना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म हैंग्ड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म भी हैंग होता है। चूँकि यहाँ पे डेथ का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर फांसी देने का सेंस है, इस वजह से हैंग्ड होना चाहिए था, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर। 1 घंटा पहले सूरज नहीं निकलेगा। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि 1 घंटे में सूरज नहीं निकलेगा। 1 घंटा पहले का क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये कहना चाहते हैं जो सूरज है वो 1 घंटे में नहीं निकलेगा। अगर ऐसा ऑप्शन देखें राइजेस का प्रयोग किया गया है, विल के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, अराइज नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइज इन एन आर सुटेबल ऑप्शन है, तो आपका सी सही आंसर है। अराइज मैंने उठना का सेंस दे रहा है, राइज आपका सही हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। मेरी सिस्टर को नहीं पता है क्या कल उसके लिए छुट्टी है। ये सही सेंटेंस है, तो कैन नॉट भी यहाँ पर हो नहीं सकता, और इज टुमारो टू यूज़ नहीं करेंगे, टू रॉन्ग है। विल भी यहाँ पर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की बात करेगा, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या कल उसके लिए छुट्टी है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है मेनी आ मैन। अब याद रखेंगे जब भी हमें मेनी का प्रयोग करना होता है, यदि हमने मेनी के बाद में आ आयन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होता है और प्लूरल होता है। जैसे हम बोलेंगे मेनी बॉयज़, करेक्ट हो जाएगा। मेनी बॉय कहेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि हमने मेनी के बाद में आ लगा दिया है या एन लगा दिया है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आपका क्वेश्चन होगा कि आ कब आएगा, एन कब आएगा। तो मेनी के बाद में यदि नाउन आ रहा है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आ आएगा, यदि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन आ रहा है।
चूंकि यहाँ पे मैन का प्रयोग किया गया है, मैन एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। और जब भी हम मेनी आ का प्रयोग करते हैं तो आ किसको इंडिकेट करता है? आ सिंगुलर को इंडिकेट करता है। तो जब कभी भी मेनी के बाद में आ आएगा या एन आएगा तो आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में एक ही है और वो ए है। याद रखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। और डाई के बाद में जो है फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब ओवर ईटिंग से मरता है या फूड कंजम्पशन से मरता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्री के लिए मर जाता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ईटिंग से मर जाएगा, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कैंसर से मरेगा या कोई बीमारी से मरेगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे। और अपनी कंट्री के लिए मर रहा है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा भी यूज़ करते हैं कि वो उसके लिए बेताब है, उसके लिए मर रहा है, तब भी हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ हैंड पंप इज वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। ये कहते हैं जो हैंड पंप होता है वो बहुत ही आसान होता है उसको चलाना, और ये कैन बी फिटेड, किसी भी घर में वो फिट हो सकता है। अगर कैन बी, तो कैन बी के बाद में फिट्स नहीं हो सकता, रॉन्ग है। कुड बी फिटिंग को सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो रॉन्ग है। कैन बी फिटिंग ये भी सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। तो जो यहाँ पे दे रखा है अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क, हैंड पंप के साथ काम करना यानी कि उसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। इट कैन बी फिटेड, इसको फिट किया जा सकता है इन एवरी रूम, हर एक हाउस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ये इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज फेलियर एट आर्ट, आर्ट को फेल हो गया था, बट हिज लास्ट पीस वॉज सो ब्यूटीफुल, लेकिन जो उसकी आखिरी पीस थी, आखिरी राइटिंग थी, वो इतना खूबसूरत थी दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट, कि कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने इसको पेंट किया है। तो जब भी हम सो का प्रयोग करते हैं उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया, यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग किया गया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इंडीड मास्टरपीस, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वेरी रियलिस्टिक एंड अनबिलीवेबल, ये भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट भी है, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप एक बार जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।